डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ये हैं कि हमें मालूम हो जाए कि ब्लड कोएगुलेशन यानी खून का जमना जो है वो किस तरह से अमल में आता है, और हमारे जिस्म में बॉडी फ्लूइड्स जो हैं यानी कि जो माए हमारे जिस्म में पाए जाते हैं उनकी बेसिक कंपोजिशन क्या है और वो उनकी मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हम जो है वो ब्लड कोएगुलेशन पर बात करेंगे। ब्लड कोएगुलेशन यानी खून का जमना बेसिकली ये होता है कि जो आपका लिक्विड ब्लड होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो खून होता है वो किसी शख्स को, फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर अगर किसी को कट लग गया है, घर में लग जाता है अक्सर औक़ात, किसी को चोट लग गई है, तो कुछ देर बाद जो है वो जो खून जो बह रहा होता है, जो कि माए की सूरत में होता है, वो थोड़ी देर बाद एक जेली की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसको प्लेटलेट प्लग कहा जाता है। तो बेसिकली वो जेली बनती है और बाद में फिर उसका क्लॉट बन जाता है और उसके बाद स्कैब बन जाता है। तो ये ब्लड कोएगुलेशन होती है। तो बेसिकली अगर आपको डिफ़ाइन किया जाए ब्लड कोएगुलेशन को तो आप कहेंगे कि कोएगुलेशन ऑफ ब्लड ये प्रोसेस होता है जिसमें माया ब्लड जो होता है वो जेली में कन्वर्ट हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने से, इसको एक्सप्लेन करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझना होगा। उसके बाद हम उन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो इंटीग्रेट करके यानी इकट्ठा करके जो है वो कोएगुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर दो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। एक प्रोटीन का नाम हमने फिब्रिनोजन और दूसरी प्रोटीन का नाम हमने प्रोथ्रोम्बिन लिया था। तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो हैं वो दो प्रोटीन्स थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि ये ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होती हैं। तो ये जो दोनों प्रोटीन्स होती हैं इनका ब्लड की कोएगुलेशन में यानी कि ब्लड के जमने में इंतहाई बुनियादी और अहम किरदार होता है। तो सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि फिब्रिनोजन जो है, जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में यानी कि फाइब्रिनोजन जो मौजूद है, तो उसको कुछ कीमियाई रिएक्शंस की वजह से फाइब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि जब ब्लड कोएगुलेशन होनी होती है तो उससे पहले या उसके दौरान जो फाइब्रिनोजन होता है, जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में आमतौर पर मौजूद होता है, जो आम रूटीन में ब्लड के जमने में मदद नहीं देता, तो उसको कुछ रिएक्शंस के ज़रिए, कुछ कीमियाई रिएक्शंस के ज़रिए फाइब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है। और फाइब्रिन जो होता है वो बेसिकली धागों की शक्ल में होता है, यानी कि धागे होते हैं यानी रेशे होते हैं जो जिनका एक जो होता है एक मैशवर्क बन जाता है, यानी कि एक जाल बुन जाता है जिसके अंदर जो है वो प्लेटलेट्स यानी कि जो खून को जमाने वाले जो सेल्स हैं वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, ये इंटेंगल हो जाते हैं। और उसके बाद जो होता है वो आपका जो होता है वो जो ब्लड क्लॉट होता है, यानी कि जो ब्लड की ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद जो क्लॉट बना होता है वो स्टेबलाइज होकर, आपने देखा होगा कि इसको स्कैब कहा जाता है, जो आपने देखा होगा अक्सर आम रूटीन में इसको क्रीन भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो प्रोथ्रोम्बिन है, जिसके बारे में अभी बात की है। तो प्रोथ्रोम्बिन के बारे में भी हम जानते हैं कि वो हमारे प्लाज्मा में मौजूद होती है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो है उसको भी मुख्तलिफ़ कीमियाई रिएक्शंस की वजह से प्लाज्मा में जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाता है। तो थ्रोम्बिन जो है बेसिकली वो भी जो है वो मतलब है कि वो भी एक्टिवेटेड फॉर्म है, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होती है। और जो थ्रोम्बिन है उसका फिर फाइब्रिन में कन्वर्ट होने में भी इंतहाई अहम किरदार है, यानी कि फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में बनेगी और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में बनेगी। फाइब्रिनोजन में से जो फाइब्रिन बनी उसका जो काम है वो ये है कि रेशे बनाए और ब्लड की क्लॉट को स्टेबलाइज करे, उसको स्ट्रेंथन करे। और जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनी है, थ्रोम्बिन का ये काम है कि वो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट होने में, यानी कि फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में
जो कन्वर्जन होती है कीमियाई रिएक्शंस के ज़रिए, उसमें मदद फराहम करे। और डियर स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि कैल्शियम इज़ नेसेसरी फॉर ऑल दिस कन्वर्जन्स, यानी बॉडी के अंदर जो ब्लड कोएगुलेशन के जितने भी प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं, यानी कि खून के जमने के जो भी प्रोसेस चल रहे होते हैं, उसके अंदर कैल्शियम का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर कैल्शियम होगा तो कोएगुलेशन होगी, कैल्शियम नहीं होगा तो कोएगुलेशन नहीं हो सकती। अब हम इसको एक पर्सपेक्टिव में लेने की कोशिश करेंगे, एक साइकिल की सूरत में। मिसाल के तौर पर किसी इंसान को कट लग गया, किसी भी जगह पर, बाजू के ऊपर, टांग के ऊपर, किसी जगह पर चोट लग गई या कट लग गया, और उस कट लगने की वजह से वहाँ पर कोई वेसल, जो खून की नाली जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो है उसको इंजरी पहुंची, उसको नुकसान पहुंचा, और उसमें से ब्लड का जो है वो फ्लो, यानी कि खून जो है वो रसना शुरू हो गया। तो सबसे पहले जो है वो खून के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स जो हैं वो सबसे पहले जो हैं उस डैमेज वाली जगह पर, यानी कि उस सुराख वाली जगह पर जहाँ से ब्लड वेसल से खून रस रहा है, वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर इकट्ठे होंगे। तो इनके इकट्ठे होने से आप देखेंगे कि शुरू में एक जो है वो एक जेली की तरह का मवाद बन जाता है उस जगह पर, तो उसको प्लेटलेट प्लग कहा जाता है। प्लेटलेट प्लग बन जाने के बाद जो है, हमने जो पीछे कन्वर्जन्स के बारे में डिस्कस किया है कि फाइब्रिनोजेन जो कि प्लाज्मा में मौजूद होती है, वो प्रोथ्रोम्बिन की हेल्प से, जो थ्रोम्बिन बनता है उसके ज़रिए से जो है वो फाइब्रिनोजेन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है। और फाइब्रिन जो होते हैं वो रेशे होते हैं जो आके उस प्लेटलेट प्लग को इर्द गिर्द से जो है ना वो एक जाली की सूरत में इस तरह से घेर लेते हैं, और उसको प्लेटलेट प्लग को जो है वो स्ट्रेंथन करते हैं। उसके बाद जो है वो प्लेटलेट प्लग और जो आपका फाइब्रिन का मैश है, यानी मैश वर्क जो है, जो उसका जालीनुमा एक सिस्टम बना है, तो वो ड्राइड अप हो जाता है, यानी खुश्क हो जाता है। खुश्क होने के बाद आप उसको क्लॉट कहते हैं या उसको स्कैब भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो है वो नॉलेज के लिए एक और बात भी मैं बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि जो कोएगुलेशन के हैं वो जिस्म में 2 किस्म के पाथवेज होते हैं। तो इन पाथवेज के बारे में आपको जानना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसके आपको एटलीस्ट उनके नेम्स मालूम होने चाहिए। तो 2 पाथवेज में से एक इंट्रिंसिक पाथवे कोएगुलेशन है और दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन है। ठीक है ना। इसके साथ ही अब हम जो है वो बॉडी फ्लूइड्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बॉडी फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करने से पहले आप डायग्राम में देख सकते हैं कि डायग्राम में आपको एक 60-40-20 रूल के बारे में बताया गया है। तो 60-40-20 रूल जो है वो हमारे बॉडी के जो फ्लूइड का कंटेंट्स हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता है, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है उसके बारे में भी हमें बुनियादी तौर पर मालूम हो जाता है। तो हम आपको सबसे पहले आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको डायग्राम में मुख्तलिफ शेडेड एरियाज़ दिखाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें 60-40-20 रूल्स के बारे में जानना चाहिए। तो 60-40-20 रूल में जो 60 है उसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान जो है, किसी भी इंसान की बॉडी का जो 60% वेट होता है वो उसके बॉडी के फ्लूइड्स पर या मायों पर मुश्तमिल होता है, या पानी पर, जिसे हम आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि पानी पर मुश्तमिल होता है। ठीक है ना। तो 60% में से जो 40% जो पानी होता है, हमको मालूम है कि हमारी जो बॉडी है वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर बनी है जिनको सेल्स कहा जाता है। तो 60% जो पानी था उसमें से 40% जो पानी होता है वो हमारे सेल्स के अंदर मौजूद होता है, जिसको हम इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। अब 40% के बाद जो है 20% रह जाता है। तो जो 60-40-20 रूल की बात कर रहे हैं, अब 20% जो फ्लूइड है जो हमारी बॉडी का है वो हमारे जिस्म के अंदर हमारे सेल्स से बाहर है। ठीक है ना। तो सेल्स से बाहर जो फ्लूइड है उसकी हमने मज़ीद 2 डिवीजन्स की होती हैं। डायग्राम में आपको 3 दिखाई जा रही हैं, लेकिन आपको आसानी के लिए हम फ़िलहाल 2 डिवीजन्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। 60% जो टोटल बॉडी वाटर हो गया, उसमें से 40% जो है इंट्रा सेल्यूलर हो गया, यानी वो वाटर है या वो पानी है जो हमारे सेल्स के अंदर मौजूद है। अब जो 20% मौजूद है
उसमें से जो 3/4 है यानी 15% तकरीबन जो है वो हमारे सेल्स और हमारी ब्लड वेसल्स के दरमियान में मौजूद होता है। हमने आपको याद होगा कि हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक दफ़ा डिस्कस किया था कि ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के ज़रिए आता है, फिर वो कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैपिलरीज वो जगह होती हैं जहाँ पर जो है वो ब्लड के ज़रिए से ऑक्सीजन प्लस जो न्यूट्रिएंट्स आए होते हैं प्लस जो नमकियात आई होती हैं वो कैपिलरी की वाल से होती हुई टिश्यू फ्लूइड्स में, टिश्यूज़ में या ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको पिक करके वापस वेन्स में चली जाती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपका अब जो स्पेस है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि वेसल से यानी कि कैपिलरी से आपका पानी या नमकियात या ऑक्सीजन या गज़ा अज़ा निकली और टिश्यू तक पहुंच गई, तो इस टिश्यू और वेसल के दरमियान में जो जगह है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर भी फ्लूइड मौजूद होता है, माया मौजूद होता है, जो इन सारे प्रोसीजर्स को, इन सारे मामलात को तय होने में हेल्प कर रहा होता है। तो इस जो माया होता है इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। यानी कि आपके ब्लड वेसल से यानी कैपिलरी से आपकी ऑक्सीजन निकलती है, आपके जो होते हैं नमकियात जाती हैं, आपकी जो होती है वो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स वगैरह जाते हैं, तो वो कैपिलरी की वाल से निकल कर इंटरस्टिशियल स्पेस से होते हुए जो है वो आपके सेल्स तक पहुंचते हैं। तो जो सेल्स और आपकी कैपिलरी यानी वेसल्स की वाल के दरमियान में जो जगह होती है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है और उसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो तकरीबन आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 3/4 होता है। यानी अगर हम 20-60-40-20 रूल की बात करेंगे तो हमारा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि 20% है उसका 15% होता है और बाकी जो हमारा 5% जो फ्लूइड होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के जो कंपोनेंट का होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि बाबा आपको मिसाल के तौर पर हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसकी बॉडी का जिस्म का वज़न जो है वो 70 किलोग्राम है। तो इस 70 किलोग्राम वज़न वाले शख्स में तकरीबन 42 लीटर पानी मौजूद होगा। उस 42 लीटर पानी जो कि उसके बॉडी का 60% वेट बनता है उसमें से 28 लीटर यानी कि 28 लीटर जो है वो उसके सेल्स के अंदर मौजूद होगा और 14 लीटर यानी कि जो 20% है वो उसकी सेल से बाहर मौजूद होगा। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके बारे में हमने मज़ीद 2 डिवीजन्स की हुई हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो 3/4 होता है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो 14 लीटर में से 10.5 लीटर बनेगा, जबकि प्लाज्मा जो है वो 5% जो है वो तकरीबन 3.5 लीटर्स बनेगा। तो इसी के साथ साथ हमने इसके बॉडी फ्लूइड्स के बारे में जो है वो बेसिक डिस्कशन या बेसिक मालूमात इकट्ठी कर ली हैं। तो इसके साथ ही हमें मालूम होना चाहिए कि बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो हर वक्त उनके दरमियान में कोई ना कोई जो है वो ट्रांसपोर्ट यानी कि आपके प्लाज्मा से आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड के दरमियान और इंट्रासेलुलर फ्लूइड से आपके प्लाज्मा के दरमियान जो है वो जो है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान जो है वो जो ट्रांसपोर्ट है, जो आयंस की ट्रांसपोर्ट है जो है वो मुख्तलिफ मैकेनिज़्म के ज़रिए जो है वो चल रही होती है हर वक्त। और इसी की वजह से जो है हमारा जो बॉडी है उसके अंदर होम्योस्टेसिस यानी कि एक तवाज़ुन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इन्हीं फ्लूइड्स एक्सचेंज और इन्हीं प्रोसीजर्स के ज़रिए जो है वो मुमकिन है। इसी के साथ ही हमारा जो है हमने बाकी जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। और जो ब्लड प्रेशर और इस तरह की बीमारियां जो हैं हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, कार्डियक फेलियर हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन और कार्डियक अरेस्ट जो हैं, ये इंशाल्लाह हम फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसका जो मेन कंटेंट है वो कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह आज भी और मज़ीद कल भी जो है वो आप स्टूडेंट्स को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं, फ़ोन भी किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है ना, शुक्रिया।